नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म उदय एजुकेशन में। विद्यार्थियों, इस वीडियो में बात करेंगे कक्षा 8वीं बोर्ड परीक्षा 2026 की दृष्टि से इम्पोर्टेंट कक्षा 8वीं का सामाजिक विज्ञान के पेपर के बारे में, जो कि इस बार आपके आने वाले एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाला है और आप सभी विद्यार्थियों के लिए वरदान साबित होने वाला है। विद्यार्थियों, यहाँ पर जो जो प्रश्न मैं बता रहा हूँ आपके एग्जाम में सपने वाले वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं। बिल्कुल बड़ी ही मेहनत के साथ में इस पेपर को तैयार किया गया है ताकि आपके एग्ज़ाम में इसमें से ज़्यादातर प्रश्न सीधे ही देखने को मिले। विद्यार्थियों, इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपके मित्रों तक आगे भी शेयर जरूर कीजिएगा। बिल्कुल इसी टाइप का पेपर आपके एग्ज़ाम में इसी पैटर्न पर आने वाला है। चलिए बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पहला प्रश्न आपके 8 प्रश्न रहेंगे अवसद के रूप में, यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेंगे। और इस बार आपके प्रत्येक जो किताब है, यानी आपके 4 किताब है, राजनीति विज्ञान, इतिहास और भूगोल और हमारा राजस्थान, चारों किताब से 20-20 नंबर के आपके प्रश्न आने वाले हैं। ये भी आप ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ एक किताब को पढ़ें, भूगोल को पढ़ें या फिर इतिहास को पढ़ें, आपको सभी के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। और मैंने सभी किताबों के जो 20-20 नंबर के जो प्रश्न बन रहे हैं उस हिसाब से लिए हैं इस वीडियो में, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। चलिए पहला प्रश्न है, 1817 में स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री और राजनीतिक दार्शनिक जेम्स मिल ने 3 विशाल खंडों में कौन सी किताब लिखी थी? तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर होगा जेम्स मिल ने 1817 में ब्रिटिश भारत का इतिहास किताब लिखी थी। ऑप्शन सा रहेगा इसका सही आंसर। विद्यार्थियों, इसी किताब को ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया भी कहते हैं। और इसमें 3 विशाल खंड कौन कौन से थे? तो हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश, ये 3 भाग इसने जेम्स मिल ने बनाए थे। अगला प्रश्न है, वर्ली विद्रोह कहाँ हुआ था? तो विद्यार्थियों, वर्ली विद्रोह है ये महाराष्ट्र में हुआ था। कहाँ हुआ था? महाराष्ट्र में। वर्ली विद्रोह से संबंधित आपके एक प्रश्न पक्का सपने वाला है विद्यार्थियों। इसको घुमा फिरा के भी आ सकता है कि कहाँ पर आदिवासियों ने वर्ली विद्रोह किया था, तो ये भी आपका सही आंसर रहेगा महाराष्ट्र। ठीक है। अगला प्रश्न है, चट्टान, मलबे और मृदा आदि का ढालों से नीचे की ओर वृद्ध संचलन क्या कहलाता है? तो विद्यार्थियों, चट्टान हो, मलबा हो, मृदा हो, ये सब ऊपर से नीचे की ओर आता है तो उसे भूस्खलन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भूस्खलन, यानी भूमि का खलन। भूमि ऊपर से नीचे आ रही है, तो ऑप्शन अ रहेगा इसका सही आंसर। विद्यार्थियों, जो जो चीज़ें मैं एक्स्ट्रा भी बता रहा हूँ उनको आप ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि मैं सामाजिक विज्ञान का ही टीचर हूँ विशेष तौर पे, और सामाजिक विज्ञान ही जहाँ पर मैं विद्यालय में पढ़ाता हूँ वहाँ पर पढ़ाता हूँ, तो आपको अच्छे से मैं एक्स्ट्रा चीज़ें भी बताऊँगा, उनको ध्यान से देखिएगा, आपका बेड़ा पार हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, प्राणियों और पक्षियों के व्यापार प्रतिबंध की सूची कौन सी संस्था बनाती है? प्राणियों और पक्षियों के व्यापार की प्रतिबंध की जो सूची है वो CITEH बनाती है, यानी आपका ऑप्शन ब रहेगा इसका सही आंसर। अब प्रश्न आ जाए कि रेड डाटा बुक क्या है? तो संकटापन्न जो स्पीसीज हैं उनका रिकॉर्ड जिस किताब में रखा जाता है उसे रेड डाटा बुक कहा जाता है। अलग अलग जीव, अलग अलग प्राणियों के लिए अलग अलग प्रकार की रेड डाटा बुक होती हैं। अगला प्रश्न है, आदिवासियों की अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो विद्यार्थियों, आदिवासियों की अधिक जनसंख्या वाला जो राज्य है वो छत्तीसगढ़ है। इस पाठ से दूसरा प्रश्न ये बन सकता है कि बिरसा किस जनजाति से संबंधित है? तो बिरसा है वो मुंडा जनजाति से संबंधित है। या फिर प्रश्न इस पाठ से अवसद वाला ये भी बन सकता है कि बिरसा है वो कहाँ का निवासी था? तो बिरसा है वो झारखंड के सोटा नागपुर के आसपास का जो क्षेत्र है वहाँ के निवासी थे। तो इनमें से 3 प्रश्न बन रहे हैं इस पाठ में से इम्पोर्टेंट, आप तीनों को ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, भोपाल गैस त्रासदी कब घटित हुई थी? विद्यार्थियों, भोपाल गैस त्रासदी है वो 2 दिसंबर 1984 को रात्रि के लगभग 2 बजे के आसपास में घटित हुई थी। तो 2 दिसंबर 1984 इसका सही आंसर होगा। कब हुई थी? 2 दिसंबर 1984 को। क्या हुआ था? भोपाल गैस त्रासदी हुई थी। कौन सी गैस का रिसाव हुआ था? तो मिथाइल आइसोनाइज जो गैस है उसका
रिसाव हुआ था, ठीक है ना, ये भी आप ध्यान रखिए। अगला प्रश्न है 22 अप्रैल 1934 में मराठाओं का राजस्थान की राजनीति में प्रथम हस्तक्षेप। यहाँ पर प्रश्न पूछा जा रहा है राजस्थान की राजनीति में प्रथम हस्तक्षेप और वो भी मराठाओं का। तो विद्यार्थियों, राजनीति में प्रथम हस्तक्षेप है वो बूंदी में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? बूंदी में। और राजस्थान में प्रथम प्रवेश कहाँ किया था? तो वो मेवाड़ में किया था। दोनों का ध्यान रखना है। प्रथम हस्तक्षेप का आए तो आपको बूंदी करना है, और प्रथम प्रवेश का आए तो आपको मेवाड़ करना है। दोनों का आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना, ये कंफ्यूज करेगा ऐसा प्रश्न आपको। अगला प्रश्न है वनों में हमें निम्न में से कौन सा उत्पाद प्राप्त नहीं होता है? तो वनों से अपन को लकड़ी प्राप्त होती है, औषधियाँ प्राप्त होती हैं, गोंद प्राप्त होता है, लेकिन प्लास्टिक नहीं होता है। तो अपन को यही ऑप्शन द बताना है। विद्यार्थियों, मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगला प्रश्न है पहली इंग्लिश फैक्ट्री यानी कारखाना की स्थापना कब और कहाँ की गई थी? विद्यार्थियों, पहली इंग्लिश फैक्ट्री या फिर कारखाने की स्थापना है वो कहाँ की गई थी? तो आपको ध्यान रखना है कलकत्ता में हुगली नदी के किनारे पर की गई थी। किस नदी के किनारे पे? हुगली नदी के किनारे पर की गई थी। कब की गई थी? तो ये की गई थी 1651 में। कब की गई थी? 1651 में। तो ये दोनों ही प्रश्नों का उत्तर इसमें मिला है। इतना आप लिखोगे तो आपको 2 नंबर मिलेंगे। अगला प्रश्न है कोष्टक में दिए गए शब्दों में से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। यानी कोष्टक में जो शब्द दे रखे हैं विरल, प्रवास, पठारो, प्राकृतिक, वर्धिदर, इनको आपको यहाँ पर लिखना है। तो ध्यान से पढ़ना है, जो आपको पहले आता है, सरल लगता है, उनको आपको पहले भरना। ऐसा नहीं कि फर्स्ट ऑप्शन है फर्स्ट को ही आप भर दो। अगर फर्स्ट नहीं आ रहा तो इसको छोड़ो। आप इनमें से कौन से में सही बिठा पा रहे हैं, सही कौन से में जमा पा रहे हैं, उनको आप भरिए। फिर उसके बाद में पीछे रहते हैं उनको भरिए, तो आपके नंबर आने के चांस है वो बढ़ जाते हैं विद्यार्थियों। तो इसमें देखिए किसी क्षेत्र विशेष में लोगों के आने जाने को प्रवास कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रवास। लोग आ रहे हैं या फिर जा रहे हैं तो उन्हें प्रवास कहते हैं। प्रवास विद्यार्थियों 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है आप्रवास। कैसा होता है? आप्रवास। और एक होता है उत्प्रवास। कौन सा होता है? उत्प्रवास। आप्रवास वह प्रवास होता है जिसमें कोई बाहर से व्यक्ति आकर रहता है तो वो आप्रवास, और यहाँ से कोई बाहर जा रहा है अपने स्थान से तो उसे कहते हैं उत्प्रवास। इन दोनों का आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है एक देश में जन्म दर और मृत्यु दर के बीच में अंतर को प्राकृतिक वृद्धि दर कहते हैं। यहाँ पर लिखना है प्राकृतिक वृद्धि दर कहते हैं। लोग सदैव पर्वतों और पठारों की तुलना में मैदानों में रहना पसंद करते थे। यहाँ पर पठार लिखना। पर्वत आए नाम तो आपको ध्यान रखना, पर्वत पठार आपको पता मिलते जुलते होते हैं। अगला है विश्व की नदी घाटी घने बसे क्षेत्रों हैं, जबकि मरुस्थल विरल क्षेत्र है। विरल का मतलब होता है जहाँ पर कम हो, बिल्कुल कम होता है, उसे विरल कहते हैं विद्यार्थी। कुछ ऐसे शब्द भी आते हैं तो यहाँ पर विरल लिखना है। अगला प्रश्न बढ़ेंगे अपन 11वें की तरफ। 11वां है सुमेलित करना है, खंड अ को खंड ब से मिलान करना है, तो आराम से कर सकते हैं। राजस्थान की एक प्राचीन जनजाति, तो राजस्थान की एक प्राचीन जनजाति भील है, ठीक है। आदिम जनजाति, आदिम जनजाति की बात करें तो शहरिया है। गागरोन का किला झालावाड़ में है। और कालीबंगा और पीलाबंगा ये सभ्यता है, ये है हनुमानगढ़ में। कहाँ पर है? हनुमानगढ़ में। इस तरह से आपको मिलान करना है। अब जनजातियों से संबंधित मैं 2-3 फैक्ट आपको बता देता हूँ। राजस्थान की सबसे प्राचीन पूछे तो आपको भील लिखना है। राजस्थान की सबसे बड़ी पूछे या फिर जनसंख्या की दृष्टि से बड़ी पूछे तो उसमें आपको मीणा करना है। क्या करना है? मीणा करना है। ये भी आप ध्यान रखना, मीणा। और शहरिया जनजाति पूछे कहाँ निवास करती है सबसे अधिक, तो 12 जिले में। कहाँ पर? 12 जिले में। ये भी आपको ध्यान रखना क्योंकि ऐसे फैक्ट आ सकते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों को पढ़कर उसके सामने सत्य और असत्य लिखिए। बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है। भारत में मुसलमान तथा पारसी समुदाय को अपनी संस्कृति की सुरक्षा का अधिकार नहीं है, ये असत्य है क्योंकि सबको अधिकार है, तो ये असत्य हो जाएगा। आरक्षण की नीति से सामाजिक न्याय हतोत्साहित हुआ है, यह भी असत्य है क्योंकि सामाजिक न्याय है वो मिला है लोगों को, तो ये भी क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। बजट के जरिए सरकार अपने नफ़े और नुकसान का ब्यौरा पेश करती है, सत्य बात है क्योंकि बजट के जरिए तो ये पेश किया जाता है। और जन सुविधाओं का संबंध लोगों की मूलभूत आवश्यकताओं से होता है। नाम ही इसका जन सुविधा है तो लोगों की आवश्यकता से संबंधित ही होता है, तो ये भी आपके सत्य हो जाएगा। तो इस तरह से आपको
सत्य और असत्य वाले जो कथन हैं उनको ध्यानपूर्वक 2 बार पढ़ लेना है। 2 बार में समझ में नहीं आए तो 3 बार पढ़िए। समय दीजिए ऐसे प्रश्नों को और फिर आप लिखिए सोच के कि या क्या ये सही हो सकता है या फिर गलत हो सकता है। अगला प्रश्न है प्रश्न 13 से 22 तक। रैयत नील की खेती से क्यों कतरा रहे थे? 2 कारण लिखने हैं। तो रैयत नील की खेती से क्यों कतरा रहे थे? क्योंकि नील की खेती करने के लिए उन्हें अग्रिम ऋण दिया जाता था। इस ऋण में फिर वो किसान है वो खेती करता था। जब फसल तैयार होती थी तो उनकी फसल को सस्ते दाम पर है वो खरीद लिया जाता था और फिर उसके बाद में उनका ऋण है वो ख़त्म ही नहीं हो पाता था, क्योंकि सस्ते दाम में लेते थे, उनका ऋण जो लिया है वो ख़त्म ही नहीं हो पाता था। फिर दोबारा से ऋण दिया जाता था, नया ऋण, और फिर से नए प्रकार से आपको खेती करनी पड़ती थी। प्लस आप जिस खेत में खेती कर रहे हैं उसके लगभग 70 से 80% यानी बड़े हिस्से में आपको नील की खेती करनी पड़ती थी। बिल्कुल छोटा ही टुकड़ा या फिर छोटा ही भाग आपको मिलता था जहाँ पर आपको अपने जो अनाज की खेती है वो कर सकते थे। और सबसे ज़्यादा जो उर्वर भूमि है जिसमें ताकत ज़्यादा है वहाँ पर नील की खेती करनी पड़ती थी। ऐसे में इसमें मेहनत भी ज़्यादा लगती थी किसानों की नील की खेती करने से, और मेहनत ज़्यादा लगने के कारण जो अपने जो खाद्यान्न फसल है जिसको खाने के लिए काम में लेते हैं, उगाते हैं, तो उसमें उनको समय नहीं दे पा रहे थे और एक ऐसे जाल में वो फंस जाते थे जो कि कभी बाहर ही नहीं निकल पाते थे। इसलिए रैयत यानी किसान है वो नील की खेती से कतरा रहे थे। अगला है 1765 में कंपनी को बंगाल प्रांत की दीवानी मिलने पे क्या फ़ायदा हुआ? बहुत सारे फ़ायदे हुए। इसमें उनको पूरी भूमि उनके अधिकार क्षेत्र में आ गई, जिसमें अच्छी प्रकार से कपास की खेती की जाती थी। वहाँ के संसाधन उनके नियंत्रण में आ गए थे। उन्होंने अपने किलेबंदी को बढ़ा दिया था, अपनी सेना का विस्तार कर दिया था, टैक्स बढ़ा दिए थे, कई सारे फ़ायदे हुए थे। इनमें से आपको 2 लिखने हैं। अगला प्रश्न है प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं? प्राकृतिक संसाधनों को कितने भागों में बांटा जा सकता है? उदाहरण सहित लिखिए। तो विद्यार्थियों, प्राकृतिक संसाधन वे संसाधन जो कि प्रकृति से सीधे उपलब्ध होते हैं, जिनमें बिना कोई ज़्यादा बदलाव किए अपन उपयोग में ले सकते हैं, प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। प्राकृतिक संसाधन 2 प्रकार के होते हैं। नवीकरणीय संसाधन, एक तो कौन सा होता है नवीकरणीय संसाधन, और दूसरा होता है अनवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय संसाधन वे संसाधन होते हैं जिनका अपन एक बार उपयोग करने के बाद में फिर से नया बन जाता है। जैसे कि सौर ऊर्जा आज अपन ने उपयोग की, कल नई बन गई। जैसे हवा आज अपन ने उपयोग की, कल और नई मिल जाएगी। तो ये हो जाएंगे नवीकरणीय संसाधन। अनवीकरणीय संसाधन वे संसाधन होते हैं जिनका एक बार उपयोग करने के बाद में पुनः नया बनने में उसको हजारों लाखों वर्ष लग जाते हैं, तो उसे कहते हैं अनवीकरणीय संसाधन। जैसे कि पेट्रोलियम हो जाएगा, कोयला हो जाएगा, प्राकृतिक गैस हो जाएगा। इस तरह से आपको 3-3 उदाहरण भी दे देने हैं। विद्यार्थियों, आपको कोशिश करनी है बड़ा लिखने की ताकि आपको नंबर ज़्यादा आए। आपको किसी भी प्रश्न को खाली नहीं छोड़ना। अगर आपको नहीं भी आता है तो उसमें भी आप तुक्के लगाइए। आपको खाली नहीं छोड़ना। खाली छोड़ने से आपको नंबर कटेंगे, तो नंबर क्यों कटने? आपको 2.5 घंटे मिल रहे हैं तो उसका उपयोग कीजिए। जैसा आ रहा है वैसा लिखिए आप। अगला प्रश्न है संसाधन से आपका क्या अभिप्राय है? एक वस्तु अथवा पदार्थ संसाधन कब बनती है? तो संसाधन वह वस्तु जिसका अपन अपनी आवश्यकताओं के लिए उपयोग करते हैं, वह अपने लिए संसाधन होता है। और एक वस्तु या पदार्थ को संसाधन कब बनाते हैं? जब अपन उसका उपयोग लेते हैं, जब उनकी उपयोगिता होती है, तब वो अपने लिए संसाधन बनता है। मान लो आपके पास में पेड़ है तो आपके लिए संसाधन नहीं है, अब आप उसका उपयोग कर रहे हैं तो वो आपके लिए संसाधन बन गया। आपके पास में कॉफ़ी जब तक संसाधन नहीं है जब तक आप उसका उपयोग नहीं करेंगे, जब उपयोग करेंगे तो वो आपके लिए संसाधन बन जाता है। तो विद्यार्थी वही होता है संसाधन। अगला प्रश्न है प्राथमिक क्रिया और तृतीय क्रिया में अंतर बताइए। तो प्राथमिक क्रिया जिसमें प्रकृति से जुड़े ज़्यादातर कार्य किए जाते हैं, जैसे कि कृषि पालन, पशुपालन, ठीक है, कृषि, पशुपालन, वानिकी, ये सब प्राथमिक क्रिया के उदाहरण हैं। इसमें मेहनत ज़्यादातर कम लगती है। जबकि तृतीय क्रियाएं वे क्रियाएं होती हैं जिसको इन प्राथमिक और द्वितीय क्रिया को सेवा क्षेत्र में यानी सेवा प्रदान की जाती है, जैसे कि परिवहन, बैंकिंग, ये सारी क्या है तृतीय क्रिया के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न है भारतीय धर्मनिरपेक्षता क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है। भारत में धर्म को अलग रखने की अवधारणा को भारतीय धर्मनिरपेक्षता कहा जाता है। भारत में राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है, चाहे किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, उनको समान दृष्टि से देखा जाता है।
इस तरह से आपको इसमें लिखना है। अगला प्रश्न है, क्या भारत का प्रत्येक नागरिक न्यायालय के चरण में जा सकता है? तो इसमें आप लिखोगे हाँ, भारत का प्रत्येक व्यक्ति न्यायालय के शरण में जा सकता है। सबसे निचला अदालत जिसमें जिला न्यायालय, हाई, फिर उसके बाद में राज्य का उच्च न्यायालय, फिर उसके बाद में देश का सर्वोच्च न्यायालय, सभी न्यायालयों में जा सकता है। लेकिन गरीब लोग हैं वो न्यायालय की पहुंच तक नहीं जा पाते हैं, क्योंकि गरीब होने के कारण इसमें समय और धन की भी आवश्यकता होती है। ऐसे में गरीब लोग न्यायालय की शरण में ज़्यादातर नहीं जा सकते हैं या फिर नहीं जा पाते हैं, जबकि न्यायालय की शरण में कोई भी जा सकता है, सभी के लिए अधिकार होता है। गरीब लोगों के लिए या फिर ऐसे लोग जो वकील पैसे देकर उपलब्ध नहीं करवा सकता है, उनके लिए सरकारी वकील की भी वहाँ न्यायालय में व्यवस्था होती है। तो आप इस तरह से आप बड़ा लिखने की कोशिश कीजिए। अगला प्रश्न है, बीएलओ के किन्हीं 2 कार्यों का वर्णन कीजिए। तो बीएलओ मतदाता सूची में जिनकी उम्र 18 वर्ष या उससे अधिक हो चुकी है उनका नाम जोड़ सकते हैं। दूसरा आप लिखोगे, मतदाता सूची से किसी व्यक्ति की मृत्यु होने पर उनका नाम हटा सकता है। तो इस तरह से आप 2 कार्य इसमें लिख सकते हैं। अगला है, कुंभलगढ़ के नवीन परिवर्तित दुर्ग को किसने और कब बनाया? तो महाराणा कुंभा ने बनाया था। अगला प्रश्न है, राजस्थान के किन्हीं 2 वृहद उद्योगों का वर्णन कीजिए। तो 2 बड़े उद्योगों का वर्णन करना है। एक तो आप लिख लीजिए सूती वस्त्र उद्योग। क्या लिखोगे? सूती वस्त्र उद्योग। और दूसरा लिख देना सीमेंट उद्योग। सीमेंट उद्योग लिख के फिर उसके बारे में थोड़ा सा विवरण आपको लिख देना है। अगला प्रश्न है, स्थानांतरित कृषि क्या है? इस कृषि की प्रमुख हानियां बताइए। स्थानांतरित कृषि वह कृषि होती है जो कि जंगल को काट कर उस पेड़ों को राख के अंदर जलाकर फिर उसकी राख को ज़मीन के अंदर मिलाकर वहाँ पर खेती की जाती है। कुछ समय तक वहाँ पर खेती करते हैं। जब भूमि की उर्वरक क्षमता समाप्त हो जाती है तो उस जगह को छोड़ के फिर दूसरी जगह पे जाकर फिर ऐसे ही खेती करते हैं, तो उसे स्थानांतरित कृषि कहते हैं। इसकी हानियाँ क्या होती है? इससे वनों का ह्रास होता है, यानी वन है वो नष्ट होते हैं। क्या होता है? वन नष्ट होते हैं, क्योंकि पेड़ों को काट रहे हैं तो वनों का ह्रास होता है। जीव जंतुओं का आवास है वो छिनता जा रहा है। अगला प्रश्न, राजस्थान के मानचित्र में इन स्थानों को दर्शाइए। देखिए मैंने मानचित्र भी आपके पेपर में यहाँ पर शामिल किया है। तो राजस्थान के मानचित्र में श्री गंगानगर विद्यार्थियों ये वाला जिला श्री गंगानगर है। फिर उसके बाद में चूरू, तो ये हनुमानगढ़, और फिर इसके नीचे ये रहा चूरू। ठीक है, चूरू ये जिला है। फिर उसके बाद में राजसमंद, तिलक जैसी जिसकी आकृति है, ये आपका राजसमंद है। और जैसलमेर सबसे बड़ा पश्चिम वाला जिला जैसलमेर है। अब जोधपुर आए तो आपको ध्यान रखना ये वाला जोधपुर है। बाड़मेर आए तो ये बाड़मेर, जालोर आए तो ये जालोर, सिरोही आए तो ये सिरोही, और उदयपुर आए तो ये वाला आपका उदयपुर है। सबसे दक्षिण में ये पर बांसवाड़ा है, ध्यान रखना। और सबसे पूर्व में ये वाला है, ये आपका धौलपुर है। अब कोटा का पूछे तो ये वाला कोटा है, ये बूंदी है, ये बारा है, और ये झालावाड़ है। ये राजसमंद है, और ये वाला अजमेर है। अजमेर भी कई बार आता है। और ये नागौर है। बीकानेर का है तो ये बीकानेर है। इस तरह से आप इसमें भर सकते हैं जिले अपने हिसाब से। अगला प्रश्न है, वनों से क्या लाभ हैं? वनों से क्या लाभ है? तो वनों से कई प्रकार की औषधियाँ प्राप्त होती है, वनों से ऑक्सीजन मिलती है, वनों से गोंद मिलता है, वनों से लकड़ियाँ मिलती हैं, वनों से कई सारे लाभ आप लिख सकते हैं अपने हिसाब से। अगला प्रश्न है, निम्न की टिप्पणियाँ लिखिए। असहयोग आंदोलन के बारे में टिप्पणी लिखनी है। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में आपको टिप्पणी लिखनी है। जलियांवाला बाग हत्याकांड मेरे हिसाब से 13 अप्रैल 1913 को हुआ था। जलियांवाला बाग जो कि अमृतसर पंजाब में है, वहाँ पर किसानों की सभा चल रही थी, उसके ऊपर गोलियां चली थी। साइमन कमीशन क्या है उनके बारे में भी आप लिखिए। अगला है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। भूमि संसाधन के संरक्षण पर संक्षिप्त में टिप्पणी लिखिए। तो ये 4-4 नंबर के हैं। इन प्रश्नों का आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा और आप खुद तैयार कीजिएगा। सारे प्रश्न वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है विद्यार्थियों, किसी भी प्रश्न को आप हल्के में मत लेना, ठीक है ना। तो इन प्रश्नों का आप स्क्रीनशॉट लीजिए। औद्योगिक प्रदेश पर संक्षिप्त में टिप्पणी लिखिए। भूस्खलन किसे कहते हैं, इसे रोकने की विधियां लिखनी है। उद्योग की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन करते हुए औद्योगिक तंत्र को समझाना है। 25वां प्रश्न है, मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले किन्हीं 4 कारकों का वर्णन करना है। अथवा में ऑप्शन रहेगा स्वामित्व के आधार पर उद्योगों के वर्गीकरण को स्पष्ट करना है। इसी में सेकंड रहेगा प्राकृतिक वनस्पति के मुख्य प्रकारों का वर्णन करना है। आकार के आधार पर उद्योगों के विभिन्न प्रकारों को स्पष्ट कीजिए। तो विद्यार्थियों इस तरह से ये आपके प्रश्न रहेंगे, इनका स्क्रीनशॉट लीजिएगा एक बार आप।
और फिर आप अच्छे से याद कीजिएगा। विद्यार्थियों, पूरा पेपर मैंने बड़ी ही मेहनत और शिद्दत के साथ में आपके लिए तैयार किया है। आपने देखा है, हज़ारों की संख्या में इस पेपर को देखेंगे, मुझे पूर्ण आशा है। अब जितने भी विद्यार्थी देखते हैं वे लाइक करके ज़रूर जाना विद्यार्थियों, क्योंकि आपका लाइक है मेरे लिए मनोबल बढ़ाने का काम करता है। और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, नीचे दे रखा है सब्सक्राइब, वो कर दो। और जो बेल आइकन है ऑल के ऊपर सेलेक्ट करो, हम नया वीडियो डालेंगे उसकी सूचना आप तक पहुंच जाएगी। आप कहाँ से वीडियो को देख रहे हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपके अपने सर उदय सर को दीजिए अनुमति। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।